अच्छा दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जीवों में जनन, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर है। इसमें अपन पढ़ेंगे कि जीवन काल क्या होता है, जीवन काल का आकार से संबंध क्या होता है और जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है और भी कुछ। फिलहाल तो अपन जनन कितने प्रकार का होता है वहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद अपन एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे। तो बच्चों, अपन पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन। ओनली अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और जो कि नीट या कक्षा 12वीं के लिए। तो अपन पढ़ना है पहले जीव, और जीव को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है, जीव क्या होता है, वो निश्चित समय तक जीवित रहता है। बच्चों, जो कोई भी जीव हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो निश्चित समय तक जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। ठीक है बच्चों। और जीव क्या होता है, कोई भी जैसे एक प्रजाति ले लो, गाय की प्रजाति ले लो, भैंस की प्रजाति ले लो, उसका सिर्फ एक मेंबर, उसको अपन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बहुत सारे जीव मिलकर प्रजाति बनाते हैं। ठीक है। उसका जीवन अवधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पान। तो जीवन अवधि क्या होती है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, जीवन अवधि क्या होती है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। ठीक है। जो बच्चों, जो जीवन अवधि होती है, जो जीवन अवधि होती है वो क्या कम से कम एक दिन होती है। जीवन अवधि मतलब कम से कम एक दिन होती है या फिर कुछ हज़ार वर्ष तक होती है। और इन्हीं दोनों के बीच में सारे जीवों की जीवन अवधि पाई जाती है। जो जीवन अवधि होती है ना बच्चों, आपने पढ़ा था, उसका आकार से संबंध नहीं है। जीवन अवधि का आकार से संबंध नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, देखो, कौआ है और तोता है, दोनों का आकार समान है। आकार समान है, लेकिन तोते का जीवन काल है ना, वो कौवे के जीवन काल से बहुत ज़्यादा है। देखो, दोनों का आकार तो समान है, पर तोते का जीवन काल आकार से कौवे के जीवन काल से ज़्यादा है। इसी प्रकार जो आम की जीवन अवधि है, आम भी देखते हैं अपन, और जो पीपल की जीवन अवधि है, तो आम की जीवन अवधि कम है, आम की जीवन अवधि कम है पीपल की तुलना में। ठीक है। अब क्या है, जो जीवन अवधि होती है ना, वो कितनी भी हो, एक दिन हो, 2 दिन हो, या लाख दिन हो, 1000 दिन हो, कुछ भी हो, परंतु मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु होना ही है। इसका अपवाद कौन है, अपवाद कौन है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब जिनकी शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका होती है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। एक कोश के, अब इसका मृत्यु किस, अपवाद क्या है, एक कोश के जीव की मृत्यु नहीं होती है। एक कोश के जीव होते हैं ना, उनकी मृत्यु नहीं होती है, तो वो क्या है, अमर है। जिनकी मृत्यु नहीं होती वो अमर होते हैं। अपन, ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं अपन। बच्चों, ये कोश के जीव होते हैं ना, वो जैसे ये रहा एक कोश के जीव, वो क्या होता है, इसकी कोश का विभाजित होकर 2 नए जीव बना लेती है। ये बन गया एक जीव, ये बन गया दूसरा जीव। ऐसी प्रकार ये भी विभाजित होकर दूसरी कोशिका बनाई, इसने ही बना ली 2 कोशिकाएं। ऐसे इसने ही विभाजित हुआ, इसने ही बनाई, इसने ही बनाई। तो क्या होता है, अब क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था एक कोश के जीव अमर क्यों है। तो अमर की, इसका आंसर क्या है, पुरानी कोशिका नई कोशिका में बट जाती है। मतलब जो एक कोश के जीव की, देखो, जो पुरानी कोशिका होती है ना, वो नई कोशिका में बट जाती है। जैसे अपन ने ऊपर भी देखा था, ऊपर भी देखा था, तो ये रही पुरानी कोशिका, ये इसमें विभाजन हुआ, ये 2 नई कोशिकाओं में बट गई। इस प्रकार से पुरानी कोशिका नई कोशिका में बट जाती है, तो ये कोश के जीव अमर होते हैं। अब बच्चों, जब मृत्यु तो निश्चित ही, अपन ने पढ़ा था कोई भी जीव का जीवन काल कितना है, मृत्यु तो निश्चित है। फिर सवाल आता है कि फिर पृथ्वी पर पादप और जंतुओं की विशाल संख्या क्यों है। जब सारे जीव मर रहे हैं, फिर पृथ्वी पर इतने सारे पादप और जंतु की कैसे पाए जाते हैं। तो इस आखिर अब मतलब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जीव में कौन सी प्रक्रिया है, मतलब जीव में ऐसा कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है, जिससे मतलब इतने सारे पादप और जंतुओं की जो निरंतरता है, गाय मतलब 100 साल पहले भी थी, अभी भी है, ये मतलब 100 साल से गाय चली आ रही, ये निरंतरता है, वो क्यों है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये निरंतरता सुनिश्चित होती है। तो बच्चों, इसका कारण या जवाब क्या है, जनन, रिप्रोडक्शन। और वो क्या है, निश्चित प्रक्रिया माना गया एनसीईआरटी में। यहाँ पर निश्चित क्यों, क्योंकि निरंतरता को सुनिश्चित करती है। ठीक है बच्चों।
अब एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिए, उनके अपन को जीवन काल ज्ञात करना है। जैसे कि हाथी का 65 से 90 वर्ष होता है, गुलाब का 5 से 7 वर्ष होता है, कुत्ता का 20 वर्ष होता है, तितली का 1 से 2 हफ्ते होता है, कौआ का 15 वर्ष होता है, केले का 20 वर्ष होता है, गाय का 15 वर्ष होता है, तोते का 140 वर्ष होता है जीवन काल। इसी प्रकार मगरमच्छ का 60 वर्ष होता है, घोड़े का 60 वर्ष होता है, फलमक्खी का 1 हफ्ता होता है, धान का 4 महीने होता है, कछुआ का 100 से 150 वर्ष होता है, बरगद का 200 से 300 वर्ष होता है। बच्चों, एक जीवन काल याद करना, इसमें से नीट में हर बार क्वेश्चन आता ही है, या तो वो मतलब मल्टीपल आंसर टाइप होते हैं ना, ABC कौन कौन से राइट, इस टाइप से आ जाता है, या फिर सिंगल आ जाता है किसका जीवन काल क्या होता है। ठीक है बच्चों। अब अपन पढ़ेंगे जनन। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अच्छा, इंग्लिश याद कर लेना, कई बार इंग्लिश के शब्द अच्छे बेटर रहते हैं एग्जाम के बेस में। तो जनन क्या होता है? जनन को बच्चों यहाँ पे क्या है? जीव विज्ञानी प्रक्रिया। अब बेटा जीव में हो रही तो जीव विज्ञानी प्रक्रिया, इसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो अब जनन होता क्या? जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता। जनन क्या है? जीव ना अपने समान छोटे से संतति को जन्म देना, उसे जनन कहते हैं। तो और एक छोटे से जीव को बोलते हैं इंग्लिश में यंग वन, और संतति को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। मतलब अपने समान छोटे से जीव या संतति को जन्म देना क्या है? जनन। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अपन। अब जन्म अब क्या होता है? जन्म लेने के बाद संतति में जब बच्चों संतति ने जन्म ले लिया, उसके बाद क्या होता है? वो वृद्धि करता है, ग्रो होती है, उसमें उसका तो परिपक्व होता है, मैच्योरिटी आती है, उसमें मैच्योर होती है। उसका क्या करता है वो? उसके बाद क्या करता है वो? नई संतति को जन्म देता है। इस मतलब जैसे बच्चों अपन भी देख लो, अपन जब पहले अपन ने जन्म लिया, फिर अपन में वृद्धि हुई, फिर अपन ने परिपक्वता हासिल की, फिर अपन जनन वाली फेज आती है। ठीक है बच्चों, तो जन्म लेने के बाद संतति में क्या वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है, उसका नई संतति को जन्म देना। इस प्रकार बच्चों देखो कि संतति का जन्म हुआ, उसमें वृद्धि हुई, उसका तो उसमें मृत्यु से पहले उसने जन्म दिया। तो इस प्रकार एक साइकिल चल गया, जन्म वृद्धि मृत्यु, ये चक्र चलता रहता है। जन्म वृद्धि मृत्यु का चक्र चलता रहता है इस प्रकार से। अब बच्चों जो एक पीढ़ी से जब अपन दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे अपने दादा थे, उसका वो पापा आए, फिर अपन आए, इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चेंज हो रही। तो ये किसके द्वारा होती है? जनन के द्वारा। जनन निरंतरता बनाए रखता है। बेटा जनन ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखता है। अब क्या बोल रहा है? जनन के दौरान जब बच्चों जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, आनुवंशिक विविधता मतलब कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई इसी टाइप से बहुत सारे जो डिफरेंस होते हैं वो आनुवंशिक विविधता को बोलते हैं। उसे इंग्लिश में जेनेटिक वेरिएशन सृजित मतलब उत्पन्न होती हैं या वंशागत इनहेरिटेड मतलब दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। मतलब जनन के दौरान आनुवंशिक विविधता उत्सर्जित या वंशागत होती हैं। ठीक है बच्चों, अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब क्या है? जीव विज्ञानी संसार मतलब बायोलॉजिकल वर्ल्ड मतलब जीवों के संसार में, मतलब सारे जीव जो मिलकर एक संसार बनाते हैं ना, उसे जीव विज्ञानी संसार कहते हैं। जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अब विविधता क्या होती है? बहुत से जीवों का पाया जाना। विविधता मतलब बहुत सारे जीवों का, मतलब बहुत तरह के जीवों का पाया जाना, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी, चावल, धान, गेहूँ, ये सब विविधता बनाते हैं आपस में मिलके। ठीक है, अब क्या लिखा है? बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जीव विज्ञान में। तो क्या जीव बहुगुणित मल्टीप्लाई करने संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि विकसित करता है। मतलब अब ये लाइन क्या बोल रही है? जीव बहुगुणित करने और मल्टीप्लाई करने और संतति बनकर अपनी विधि विकसित करता है। मतलब बच्चों देखो, इस दुनिया में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो वो और हर एक जीव रिप्रोडक्शन करता है। तो ऐसा तो नहीं कि सारे एक ही विधि से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो सब जीवों ने अपनी अपनी जनन की विधि विकसित कर ली है। ठीक है बच्चों, अपन पढ़ेंगे जीव
जीव के जनन का प्रकार निर्भर करता है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, मतलब उसके जनन का टाइप क्या है, वो किस पर निर्भर करता है। पहला उसका बास, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटेट, मतलब वो जहाँ पे रहता है ना, जो उसका घर, उसे बोलते हैं हैबिटेट। और क्या, आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल फिजियोलॉजी। आंतरिक मतलब उसके शरीर के अंदर कौन कौन सी शरीर क्रिया विज्ञान हो रही हैं। जैसे कि अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें आता है पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, इस टाइप की आंतरिक शरीर, और कई अन्य कारक। बेटा ये 3 कारक हैं जो डिसाइड करते हैं कि जनन किस प्रकार से होता है। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे जनन। अब जनन जनन है ना बच्चों, वो जीवों की भागीदारी के आधार पर, मतलब जनन प्रक्रिया में कितने जीव भागीदारी लेते हैं, जीव भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेता है या 2 जीव भाग लेते हैं, उसके आधार पर जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, अलैंगिक जनन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है, लैगिंग जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अलैंगिक जनन क्या है, एक जनक द्वारा होता है, और इसमें क्या 2 जनक भाग लेते हैं, वो भी कैसे, विपरीत लिंग वाले, मतलब अपोजिट सेक्स वाले, या तो मेल या फिर फीमेल। ठीक है बच्चों। अब ये अलैंगिक जनन में दूसरा पॉइंट क्या है, युग्मक गैमीट का निर्माण हो या ना हो। गैमीट का निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और लैंगिक जनन में क्या, युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण तो होता ही है, और नर और मादा युग्मक में युग्मन भी, नर और मादा युग्मक में युग्मन भी होता है, मतलब नर और मादा युग्मक होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, फ्यूजन भी उसे बोलते हैं, युग्मन या फ्यूजन होता है। कैसे बच्चों, जैसे कि नर युग्मक है, जो मेल है, प्लस जो फीमेल युग्मक है। इन दोनों का आपस में मिलके एक सेल बनाना, इसे बोलते हैं फ्यूजन या युग्मन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अपन ने इतना तो पढ़ ही लिया, और उसके बाद अपन अब एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, कि कुछ छूटा तो नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है, प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव निश्चित समय तक जीवित रहता है, पढ़ लिया। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। जन्म से प्राकृतिक मृत्यु को जीवन अवधि बोलते हैं। चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। हाँ भैया, दिखाई गई है चित्र 1। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए भी गए हैं बहुत से। इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाना है, पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थानों में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। जो चित्र दिए गए उनके बारे में पता लगाकर उनकी जीवन अवधि लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या, चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। अब अपन ने जीवन अवधि का परीक्षण किया जो चित्र 1.1 में दिए गए हैं। क्या है, दोनों बातें रोचक, मतलब रोचक मतलब बहुत अच्छी पढ़ने में मदद हो, और एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है, मतलब जो अंदर तक एक्साइटेड कर दे। रोचक और कौतूहलपूर्ण नहीं है कि ये अवधि कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है। और जीवन अवधि या तो कम से कम 1 दिन या कुछ हजार वर्ष होती है। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि रहती है। इन दोनों की जो चरम सीमा है, 1 दिन या फिर से अधिक कुछ हजार वर्ष, इन दोनों के मध्य अधिकांश जीवों की जीवन अवधि रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे, हाँ हम दे रहे हैं ध्यान, कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार शायद से संबंध नहीं है। कुछ जीवन अवधि उसका आकार से संबंध नहीं है, अपन ने पढ़ भी लिया। जैसे कौवे तोते का आकार में कोई अंतर नहीं होता, कौवे तोते का आकार समान होता है, फिर भी इन दोनों की जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। कौवे तोते का आकार समान पर जीवन अवधि में बहुत अंतर है, अपन ने पहले ही पढ़ लिया। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में कम होती है। आम की जीवन अवधि पीपल की तुलना में कम होती है, पढ़ लिया अपन ने। जीवन अवधि भले ही कितनी हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, जीवन अवधि कुछ भी हो, परंतु
प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है जीव की, जीवन अवधि कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोष के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एक कोष के जीव होते हैं ना, उनको छोड़ के कोई भी जीव अमर नहीं है। मतलब सिर्फ एक कोष के जीवों की मृत्यु नहीं होती, बाकी सभी जीवों की मृत्यु होती है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोष के जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? क्यों कहते हैं? इसका रीज़न क्या है कि एक कोष के जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? ठीक है बच्चों, अपन ने रीजन जान ही लिया है पहले। इस इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता जब बच्चों जीवों की मृत्यु हो रही है? ये वास्तविकता है कि जीव मरते हैं। जब अपन इस वास्तविकता को जान लिया है कि जीवों की मृत्यु हो रही है, तो अपन को आश्चर्य नहीं होना चाहिए भैया आश्चर्य, कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादप और पशु पक्षियों विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या कैसे विद्यमान है। कि मतलब अपन को वास्तविकता पता है कि जीवों की मृत्यु हो रही, उसके बावजूद हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादप और पशु पक्षियों विभिन्न स्पीसीज कैसे विद्यमान है। तो इसका आंसर, इसका क्या है, आखिर क्या है? मतलब अपन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जीवित जीवों में कुछ प्रक्रिया अवश्य ही ऐसी हैं जिनसे निरंतरता सुनिश्चित होती है। मतलब जीवित जीवों में कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जिनसे निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं। सीधी सी बात है, वो जनन ही है जिसके द्वारा पृथ्वी पर इतने सारी जातियाँ, इतने सारे पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिसे हम निश्चित मानते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जनन को निश्चित मानते हैं और अपन ने पढ़ भी लिया है। अब क्या जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। जो जीवों में जनन को वहाँ एक यहाँ जीव विज्ञानीय प्रक्रम मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में परिभाषित किया है, अपन ने पढ़ भी लिया है। जिसमें एक जीव अपने समान छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। जनन क्या होता है? अपने समान छोटे से जीव को जन्म देना। संतति के में क्या वृद्धि होती है, अपन ने पढ़ा वृद्धि करती है, उसके बाद उसमें परिपक्वता आती है, मैच्योर होती है, इसके अलावा नई संतति को जन्म देती है। संतति में जन्म देने के बाद क्या वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है और उसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म वृद्धि मृत्यु चक्र चलता रहता है। इस प्रकार से जन्म वृद्धि मृत्यु चक्र चलता रहता है। ये पढ़ लिया अपन ने। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किससे बनती है? जनन से। आप अध्याय 5 में आनुवंशिक और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 में आनुवंशिक तो विविधता के सिद्धांत अध्ययन करेंगे, किस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सर्जित या वंशागत होती है। बच्चों अपन पढ़ेंगे कि किस पर अपन अध्याय 5 में पढ़ेंगे किस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सर्जित मतलब उत्पन्न और वंशागत मतलब दूसरी पीढ़ी में जाती है। ठीक है बच्चों, अपन ने ये भी पढ़ लिया था। अब क्या बच्चों, जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है। यही पढ़ा था अपन ने। जीव विज्ञानी जीवों का जो संसार है उसमें व्यापक विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब बहुत सारे जीव पाए जाते हैं तथा प्रत्येक जीव अपने को भौगोलित करना, और जो उसमें से भी इतने सारे जीवों से प्रत्येक जीव है अपने को भौगोलित करने और संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। इतने सारे जीव, प्रत्येक जीव जनन की संतति उत्पन्न करने की अपनी विधि विकसित करता है। अब क्या जीव किस प्रकार से जनन करता है? जीव किस प्रकार से जनन करता है? टाइप ऑफ मतलब जीव की जनन का टाइप क्या है, वो उसके वास स्थान पर निर्भर करता है, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विनिमय तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। बच्चों जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब किस आधार पर? जो एक अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित होती है। जनन बच्चों जीवों की भागीदारी के आधार पर 2 प्रकार का होता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ, जब बच्चों संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होती है और युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ, मतलब युग्मक का निर्माण हो भी सकता है अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो है अलैंगिक जनन। मतलब जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा युग्मक निर्माण हो अथवा ना हो, ऐसे टाइप से होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जब 2 जनक जब दो जनक भाग लेते हैं जनन में, और वो भी विपरीत लिंग वाले, जैसे कि नर और मादा जनन प्रक्रिया में भाग ले, जब बेटा 2 जनक भाग लेते हैं नर और मादा यानी विपरीत लिंग वाली जनन प्रक्रिया में, तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, और बच्चों नर और मादा युग्मक बनते भी है और उनमें फ्यूजन युग्मन भी होता है, जुड़ते भी आपस में, तो यह अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।